हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मुझे अचानक घर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए कहानी का तीसरा भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 भागों में हमने जो पढ़ा और जाना था, उसका निष्कर्ष इस लास्ट भाग में लेकर आया हूँ। इसे लास्ट तक ज़रूर पढ़ें और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। रानी के साथ घर की चारदीवारी के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, उसके गुनाहगार उसके माता पिता और ताई ताऊ ही नहीं थे। वो इस मामले में खुद ज़्यादा जिम्मेदार थी, क्योंकि वो क्यों खामोश होकर उस दर्द को सहन कर रही थी। पर उसकी ताई की कोशिश हरदम नाकाम हो रही थी। पर रानी की माँ की चुप्पी उसे परेशान करती थी, क्योंकि उसे शक था कि कहीं ये शोषण का शिकार रानी हो रही है, कहीं उसी शोषण का शिकार उसकी माँ तो नहीं हो रही। वो अपने शक को दूर करने के लिए रानी पर हो रहे निरंतर अत्याचार पर बात करने के लिए उसकी ताई अनीता उसकी माँ कांता के पास जाती है और उससे कहती है कि रानी की मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम रानी की शादी करवा दें। तुम रानी के पापा से बात करके देखो। अनीता की बात सुनकर कांता अपने पति से रानी की शादी की बात करती है, पर उसका पति क्रोधित होकर कहता है, चुपचाप बैठी रहो, जो कुछ भी तुम्हें ज़िंदगी में मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी घर में चल रहा है उसे चलने दो। और रही बात रानी की शादी की, तो मुझसे दोबारा इसका जिक्र कभी मत करना। जब होनी होगी उसकी शादी तो हो जाएगी। ये सब बातें कांता अनीता को बताती है, पर अनीता कुछ समझ नहीं पाती है और कांता से पूछती है कि तुम खामोश क्यों हो, रानी तुम्हारी बेटी है। तो कांता रोने लगी और अनीता से कहती है कि मेरी मजबूरी है। सबसे पहले ये जान लो कि मेरा पति ही ना मर्द है। एक औलाद पैदा कर देने से कोई मर्द नहीं बन जाता है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, बेहद खुश थी। कुछ दिन तो अच्छे से गुजर गए, पर कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे पति रमेश की बुरी नज़र मुझ पर पड़ गई थी, क्योंकि जेठ जी का मेरे पति पर दबाव था और हम सभी एक ही घर में रहते हैं और मेरे पति ने एक बच्चा पैदा करके यही एक फर्ज निभाया है और अपनी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम रमेश पर आश्रित हैं। मेरा पति खुद से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस लायक है ही नहीं। जिस वजह से तुम्हारे पति ने मेरे पति से कहा था कि तुम्हें अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो अपनी पति को मुझे सौंप दो। और मेरा पति ठहरा लालची, वो तो फ़ौरन मान गया और मैं ठहरी मंदबुद्धि। मेरे पति ने कहा, तुम्हारा जेठ बहुत अच्छा इंसान है, वो जैसा कहता है तुम वैसा करती रहो, वो खुश रहेगा तो हमारे ऊपर खुशहाली बनी रहेगी। मैं ना कुछ समझ पाई ना कुछ जानी, अपने जेठ को पिता समान समझकर उसके पास जाती रही। ये बात तो आप ही जानती हैं, पर मैं ये नहीं जान सकी कि इन दोनों के मन के अंदर क्या चल रहा है। शायद आपको याद होगा, जब आप अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अपने गांव चली गई थी, तो उन दिनों में आपके पति ने मेरा खूब शोषण किया था। जब आप लौट कर आई थी, उस समय मेरे हाथ बन चुके थे, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था और मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, जेठ जी का या मेरे पति का, क्योंकि दोनों ही मेरा शोषण करते थे। मैं सोचती थी कि मुझे गर्भ ठहर गया है, अब मेरे साथ कोई कुछ नहीं करेगा, पर मेरा ऐसा सोचना गलत था। लेकिन आपके सामने मेरे साथ रोज़ वैसा ही चलता रहा। लेकिन जब रानी हुई थी, तब मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब रानी बड़ी होने लगी, तब आपके पति रमेश की नज़र रानी पर पड़ने लगी थी। मैंने ये बात अपने पति से कही और उसने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगा। उनके इतना कहने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब सारी बातें मैंने आपको सामने रख दी हैं, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। तो अनीता कहने लगी, जिस शोषण का शिकार तुम हुई, उस शोषण का शिकार तुमने अपनी बेटी को होने नहीं देना चाहिए था। मुझे उसी दिन खबर कर दी होती तो सही था। जिस तरह अब हौसला दिखाया है, उसी तरह पहले क्यों नहीं दिखाया। क्यों चुप रही, क्यों खामोश रही, क्यों तुमने इतने बड़े कुकर्म को सहन किया। सच कहूँ तो अपनी और अपनी बेटी की दोषी तुम खुद ही हो। मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरा पति जलाद है, पर अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं रानी को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी, तुम्हें तो इंसाफ दिला न सकी। इतना कहकर नीता कांता को लेकर थाने पहुँच गई, क्योंकि वो जानती थी कि गांव की पंचायत उसका पति रमेश ही चलाता है। थाने पहुंचकर कांता ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई, जिसे सुनकर पुलिस ने कांता के पति और जेठ जी को पकड़कर उन्हें थाने ले आई और कांता को रानी को न्याय दिलाते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इस कहानी का यहीं पर समापन होता है।
पर अगर औरत चाहे तो वो कभी भी अपना शारीरिक शोषण होने ना दे और वो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकती है, क्योंकि कानून ने औरतों को बहुत कुछ दे रखा है। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही दिलचस्प कहानी देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एस रूली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।